हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के इम्पोर्टेंट इवेंट यानी शीत युद्ध के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, क्या क्या महत्वपूर्ण इवेंट है जो कि हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आप कोल्ड वॉर की। तो क्या होता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध बिगेन यानी शुरू होता है 1 सितंबर 1939 को, जब हिटलर के द्वारा क्या किया जाता है, आपका पोलैंड पे अटैक किया जाता है। तो जब हिटलर पोलैंड पे अटैक करता है, वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हो जाता है। 1945 तक चलता है, जब तक कि जो यूएस है आपका जापान पे परमाणु बम ना गिराए। तो एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में जो हम बोलते हैं यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, और फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गए, ये सब मित्र राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली। तो लास्ट में क्या होता है, हिटलर अपनी आत्महत्या कर लेता है, मुसोलिनी को आपका हरा दिया जाता है, वो किया जाता है। और उसके बाद जो जापान होता है वो क्या करता है, गलती करता है। 1941 में यूएस के पर्ल हार्बर पे क्या करता है, अटैक करता है। तो यूएस भी इसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर में आपका कूद जाता है। उसके बाद यूएस जापान पे क्या करता है, अपना परमाणु अटैक करता है। वहां पे 2 जगह पे परमाणु बम फेंकता है, नागासाकी हो गया आपका, हिरोशिमा हो गई। उसके बाद क्या होता है, यूएस अपना परमाणु परीक्षण करता है, लेकिन जो सोवियत रशिया होता है उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सारे मित्र राष्ट्र थे, सब एक ही गुट में थे। तो इन्हीं के मध्य क्या होता है, आपका आपसी अविश्वास क्रिएट हो जाता है। आपसी मतलब एक दूसरे पे विश्वास ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मित्र होते हैं एक दूसरे को जो चीजें कर रहे होते हैं बताते नहीं है। इस कारण से सोवियत रशिया कहता है आपने मुझे नहीं बताया कि आप परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। तो इसके बाद पूरी दुनिया जो है आपकी 2 गुट में यानी 2 ध्रुवों में बट जाती है। एक तरफ था आपका यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं आप। तो यूएसए जो कि पूंजीवादी, जिसको आपका पश्चिमी गुट कहा जाता है, जो कि पूंजीवादी विचारधारा होगी आपकी, उदारवादी जो विचारधारा है। इसके अलावा जो लोकतंत्र है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जो आपका सोवियत रशिया है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म का, जो कि कार्ल मार्क्स लेनिन की विचारधारा है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। दोनों देश क्या करना चाहते थे कि दुनिया में अपना अपना डोमिनेंस करना चाहते थे अपनी विचारधारा के आधार पे। एक चाहता था कि सारे देश पूंजीवाद जो विचारधारा है उसको अपनाए, लेकिन दूसरा चाहता था सारे देश जो है आपकी जो साम्यवादी विचारधारा है उसको अपनाए। ये दोनों के मध्य दोनों की विचारधाराओं को लेकर युद्ध चलता है, जो कि काफी मतलब डायरेक्ट वॉर तो नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध था आपका शीत युद्ध, जो कि बिना हथियारों, विदाउट आर्म्स से लड़ा गया। ओके, अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट जो कि कोल्ड वॉर के दौरान हुए, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीटीज इन दोनों के मध्य जो भी हुई। और सम अदर कंट्री जो जिसने बोला कि हम ना तो इस गुट में जाएंगे ना इस गुट में जाएंगे, उनको कहते हैं आप नेम यानी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज। वो कौन कौन थी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेनली बेस्ड है इम्पोर्टेंट इवेंट पे। ओके, तो ये मैप है आपका। यहाँ पे ये सोवियत रशिया हो गया, ये हो गई जो वेस्टर्न ब्लॉक है, अमेरिका हो गई, ये कुछ अन्य कंट्रीज। तो जानेंगे कि कौन कौन सी आपकी इम्पोर्टेंट ट्रीटीज जो है कोल्ड वॉर के दौरान आई। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 1945 टू 1991, 1945 से 1991 तक क्या क्या महत्वपूर्ण इवेंट हुए। क्या होता है आपका 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। इसके बाद क्या होता है, पूरा विश्व है 2 महाशक्तियों में आपका डिवाइड हो जाता है, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। फिर आता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जो कि 1947 में आती है, जो कि कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म यानी कम्युनिज्म को रोकना चाहते थे। कहाँ पे? आपका यूरोप में। जब जो यूएसए था वो नहीं चाहता था कि जो रशिया की विचारधारा है वो यूरोप में फैले, अन्य देश उसको अपनाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, मार्शल प्लान बनाया आपका 1947 में। किसके लिए? जो यूरोप था द्वितीय विश्व युद्ध में अपने सारे संसाधन जो है उसके लॉस हो चुके थे, बहुत गरीब हो चुका था, उसके पास कम संसाधन थे। तो यूएसए ने क्या किया, एक मतलब खेल खेला कि इन लोगों को कुछ एड देना
प्रोवाइड किया है, मतलब कुछ संसाधन, कुछ पैसे वगैरह एड देना प्रोवाइड किया, जिससे कि ये आपका यूएस की तरफ रहे हमेशा, ये सोवियत रशिया की तरफ ना जा पाए। तो ये था आपका मार्शल प्लान, जो कि यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए यूएसए के द्वारा दिया जाने वाला है, कि एड की तरह उसको जाना जाता है। इसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाटो, यानी नाटो की स्थापना होती है किस आधार पे, आपके कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफेंस भी इसको कहा जाता है, 1949 में। और यहाँ पे ये यूएसए का एक मिलिट्री अलायंस था जिसमें आज कितनी कंट्रीज है, 32 के अराउंड इसमें देश है। फिर वैसे ही जैसे यूएसए अपना नाटो बनाता है, मिलिट्री अलायंस बनाता है, उसके बाद रशिया भी अपना वो मिलिट्री अलायंस बनाता है, उसका नाम था आपका क्या, वार्सा पैक्ट। तो ये रशिया के द्वारा बनाया जाता है। फिर बर्लिन ब्लॉकेड होता है, एयरलिफ्ट वहां पे होती है 1948-49 में। फिर क्या होता है, 1950 में आपका कोरियन वॉर शुरू हो जाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी था। फिर क्या होता है, क्यूबन क्राइसिस होता है। इससे पहले आपका 1961 में क्या होता है, बर्लिन जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में वेस्ट जर्मनी, बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल थी, एक पश्चिमी जर्मनी हो गया आपका, वेस्ट जर्मनी हो गया, दूसरा आपका पूर्वी जर्मनी हो गया। जो वेस्ट जर्मनी था वो मित्र राष्ट्र जितने भी आपके अन्य देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस, यूएसए, ये सब आपस में उसको बांट लेते हैं वेस्ट जर्मनी को। लेकिन बहुत सारा पार्ट किसके पास चला जाता है, आपके यूएसएसआर के पास चला जाता है, सोवियत रशिया के पास चला जाता है। तो जर्मनी को दो भागों में आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्यूबन मिसाइल संकट है, क्राइसिस काफी इंपॉर्टेंट है, 1962 में आपका हुआ था। तो यहाँ पे भी जो है क्यूबा एक छोटा सा देश है और वहां पे सोवियत रशिया चाहता था कि आपका उसी की विचारधारा को, साम्यवाद को फॉलो करता था कौन, क्यूबा। तो दोनों यहाँ पे अपनी अपनी मिसाइल क्या करना चाहते थे, क्यूबा में तैनात करना चाहते थे, जिससे कि जो खासकर सोवियत रशिया यूएस पे वो करने के लिए, आपका अटैक करने के लिए अच्छा हो जाए। तो क्यूबन मिसाइल संकट जो है काफी इंपॉर्टेंट था। फिदेल कास्ट्रो वहां पे एक नेता हुआ करते थे। उसके बाद आता है वियतनाम वॉर। तो यूएसए इसके बाद वियतनाम वॉर में आपका कूद जाता है। तो वियतनाम वॉर काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो वियतनाम को लेके भी वॉर होता है, जो कि आपका नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के मध्य 1955 से 1975 तक चलता है। बाद में यूएसए को यहाँ पे काफी हानि होती है, उसकी मिलिट्री का यहाँ पे काफी लॉस होता है, सेना का बाद में यहाँ को मतलब छोड़ देता है, चला जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान को 2021 में आपका छोड़ा था। उसके बाद क्या होता है, स्पेस रेस चलती है दोनों के मध्य। दोनों कभी चंद्रमा पे अपने मिशन लगाते हैं, अपोलो नाम सुना होगा आपने। उसके बाद स्पुतनिक जो कि सोवियत रशिया का था, 1957 में पहली बार वहां पे गया था स्पेस में, काफी इंपॉर्टेंट था। दोनों के मध्य आपका स्पेस रेस भी यहाँ पे चलती है। फिर है न्यूक्लियर आर्म रेस। तो न्यूक्लियर आर्म रेस तो इतनी सारी चलती है दोनों के मध्य, इतनी सारी न्यूक्लियर ट्रीटी साइन होती है आपकी बहुत सारी, जैसे कि साल्ट हो गया, साल्ट 1, साल्ट 2 करके, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2। फिर डेटांत के बारे में आपने सुना होगा कि दोनों अपने पास बहुत सारी मिसाइलें रखते हैं एक दूसरे को डराने के लिए, एक दूसरे को मतलब डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। फिर जो जर्मनी पहले जो बर्लिन वॉर के तहत बटा था कब, 1961 में। फिर जब 1989 में जो जर्मनी होता है आपका, उसका एकीकरण हो जाता है, वो आपस में दोनों जुट जाते हैं, दीवार को खत्म कर देते हैं, बीच की जो दीवार बनी थी उसको तोड़ देते हैं 1989 में। तो जर्मनी का एकीकरण होता है। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी जो कंट्रीज होती है, मिखाइल गोर्बाचोव वहां पे आते हैं सोवियत रशिया में, 1985 में वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। उनकी जो पॉलिसी थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। तो उसके बाद धीरे धीरे वहां पे स्वतंत्रता मिल जाती है लोगों को। और क्या होता है, सोवियत रशिया का विघटन होता है, कितने पार्ट में, 15 पार्ट में। तो 15 छोटी छोटी कंट्रीज यहाँ पे बन जाती है। तो इसके अलावा हम बहुत सारी वीडियो में 1 बाय 1 ये इम्पोर्टेंट इवेंट को भी पढ़ेंगे। अभी जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इवेंट आपके क्या क्या थे। तो ये थे इनके मिलिट्री अलायंस। तो जो आपका एक तरफ था क्या, नाटो, एक तरफ था वार्सा पैक्ट। तो नाटो किसका था आपका, यूएसए क्या था, मिलिट्री अलायंस था वहां पे। दूसरी तरफ कितने देश थे, 30 देश थे, अब 32 हो गए। इसका नेतृत्व कौन करता था, अमेरिका करता था, और सामूहिक सुरक्षा के लिए ये बना था, और रशिया के खिलाफ ये था नाटो। तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रशिया का क्या था आपका, वार्सा पैक्ट था, कब, 1955 में बना था। और कितने देशों के साथ रशिया ने इसको शुरू किया था आपका, 8 देशों के साथ। नेतृत्व किसने किया, सोवियत रशिया ने भी किया। ये भी आपका सामूहिक सुरक्षा को लेके था, ये यूएसए के विरुद्ध यानी नाटो के विरुद्ध में था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो 20 की कंट्री जो
थी वो अभी भी स्वतंत्र हुई थी, जैसे भारत हो गया, कुछ अफ्रीकन नेशन हो गए, एफ्रो अफ्रीकन कंट्रीज उसको कहा जाता है, वो बोलते हैं कि ना तो हम किस में जाएंगे, ना तो हम यहाँ जाएंगे, ना तो हम यहाँ जाएंगे, ना तो हम नाटो में जाएंगे, ना ही वार्सा पैक्ट यानी सोवियत रशिया को ज्वाइन करेंगे। हम बीच का मार्ग अपनाएंगे यानी मिडिल पाथ अपनाएंगे और दोनों के मध्य क्या करेंगे, आपकी शांति बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोनों ने बोला कि हम तो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, क्या फायदा हमारी उस स्वतंत्रता का, क्या फायदा हम इतने साल अपनी आजादी के लिए लड़े आपका, तो फिर से हम गुलाम नहीं बन सकते, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। और तो ये नेम मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 1961 में आपकी शुरुआत होती है ऑफिशियली, लेकिन 1955 से आपका बांगडुंग कॉन्फ्रेंस से आपकी मतलब शुरू हो जाती, प्रोसेस शुरू हो जाती है। 120 कंट्रीज थी उस समय, इसमें 25 देश थे। पहले तो 5 देशों ने शुरू किया था, जैसे कि जो नेता है पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इन्होंने शुरू किया था। इजिप्ट के नेता थे, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया हो गया, घाना हो गए, भारत के जो प्रधानमंत्री थे पीटी नेहरू हो गए। तो इन्होंने बोला कि ना तो पश्चिम के साथ ना ही पूर्व के साथ, शांति और सहयोग का आप मार्ग अपनाएंगे। कुछ और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो नाटो के बारे में, इस मिलिट्री अलायंस के बारे में हमने देख लिया कि तीनों का आपका क्या क्या था। तीनों दुनिया है, एक तरफ है कि पहली दुनिया है नाटो वाली पूंजीवादी देश, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, इसको दूसरी दुनिया, और ये तीसरी दुनिया ने बोला ना तो हम दूसरी दुनिया के साथ जाएंगे, ना ही आपके फर्स्ट वर्ल्ड के साथ जाएंगे, हम रहेंगे स्वतंत्र। ओके, तो ये सेम है आपका, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है तीनों के बारे में कि तीनों का क्या क्या था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, कहाँ से बिगेन हुआ था, इसके बाद वार्सा पैक्ट किसका था, सोवियत रशिया था, कब बना, क्यों बना और कब डिसॉल्व हुआ, 1991। नाटो आज तक भी है आपका, एग्जिस्टेड है। अभी काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ग्रीनलैंड को लेकर, यूरोपियन जो देश है और अमेरिका के बीच, आपने सुना ही होगा हाल ही में। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटी साइन होते हैं, जैसे नेम बनता है, पंचशील एग्रीमेंट जो कि भारत और किसके मध्य होता है, चाइना के मध्य। 5 प्रिंसिपल थे, काफी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, चाओ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 5 प्रिंसिपल जो कि काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें कि कुल कितने देश थे, पहले 5 देशों ने इसको शुरू किया था, बोला कि हम ना इसके साथ जाएंगे ना इसके साथ जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और देख लेते हैं। इसके अलावा आपके न्यूक्लियर को लेकर भी बहुत सारी ट्रीटीज होती है, जिसमें पीटीबीटी होती है, आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि 1963 में हुई थी, यहाँ पे गलत लिखा है। फिर एनपीटी 1968 में, भारत इसका सदस्य नहीं बनता है। ये बोलती है कि जिन देशों ने आपका 1968 तक परमाणु परीक्षण कर दिया वही आपके परमाणु शक्ति संपन्न देश कहलाएंगे, अन्य देशों को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करें। सीटीबीटी, भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया, 1996 में आया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 भी साइन होती है 1972 में और 1979 में। फिर INF ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि अभी चल रही है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो कि ऑल मेजर न्यूक्लियर ट्रीटीज थी। इसके अलावा इनके मध्य क्या थी, आर्म्स रेस थी। एक ने अपना परमाणु परीक्षण किया, दूसरा भी अपना परमाणु परीक्षण करता है। यूएस ने 1945 में किया, तुरंत बाद रशिया ने किया, रशिया के तुरंत बाद यूके ने किया, यूके के तुरंत बाद फ्रांस ने किया, फ्रांस के तुरंत बाद चाइना ने किया, चाइना के तुरंत बाद इंडिया ने, पाकिस्तान ने, नॉर्थ कोरिया ने। तो ये कुछ परमाणु परीक्षण को लेकर सीक्वेंस। इसके अलावा कुछ और ये ट्रीटीज है, जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हो गया, मून कन्वेंशन, मून ट्रीटीज हो गई, केमिकल वेपन्स ट्रीटी हो गई, ट्रीटी ऑफ टेटेल्को, ये की मतलब न्यूक्लियर जोन फ्री बनाने के लिए ट्रीटी थी, ये हो गई आपकी, जो कि लैटिन अमेरिका को न्यूक्लियर जोन फ्री बनाने की बात करती है। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रीटीज, इसके अलावा रोरो टागा हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है, 19 साउथ पैसिफिक रोरो टोंगा। इसके अलावा बैंकॉक जो कि आसियान जो कंट्रीज है उनसे संबंधित है। ट्रीटी ऑफ सेमी प्लांटिस्टिक, ये सेंट्रल अमेरिका से संबंधित है। ओके, तो सेंट्रल अमेरिका जो हो गया आपका। तो कुछ अन्य चीजें और देख लेते हैं, ये हम देख चुके हैं। बायोलॉजिकल मून ट्रीटी हो गई, केमिकल वेपन्स ट्रीटी हो गई, रासायनिक हथियार प्रतिबंध संधि बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ टेटेल्को 1967 में हुई थी, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन जो कंट्रीज है उनको न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की कोशिश करती है, घोषित करने की कोशिश करती है, बोलती है कि यहाँ पे कोई परमाणु परीक्षण आपका नहीं किया जाएगा। उसके बाद ट्रीटी ऑफ रोरोटोंगा किससे संबंधित थी, साउथ पैसिफिक से संबंधित थी, 1985 में आई। उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ सेमी प्लांटिस्टिक 2006 में,
सेंट्रल एशिया को बोलती है कि यहाँ पे कोई परमाणु परीक्षण नहीं करना है। फिर आता है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये 2017 में आती है, महासभा के द्वारा लाई जाती है। इसके बहुत सारे मेंबर जो परमानेंट है, खास करके P5 मेंबर इस पे साइन नहीं करते। भारत ने भी इसको साइन नहीं किया, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर ट्रीटी जो कि कोल्ड वॉर के दौरान आपकी साइन। तो ये देख लिया हमने नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों किस पे बने थे आपके। एक था यूएसए का डिफेंस मिलिट्री अलायंस 1949 में बना, और इसकी जो मेंबर थी वो लोकतांत्रिक और जो पूंजीवादी देश थी वो थी। अब बात करते हैं सोवियत रशिया में मिलिट्री अलायंस था, ये 1955 में बना। सोवियत रशिया इसको लीड कर रहा था, और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री जो कि साम्यवाद से रिलेटेड जो कंट्रीज है, समाजवाद से रिलेटेड जो देश है, वो इनको फॉलो करते। तो दोनों का ये अपना अपना मिलिट्री अलायंस भी था। ये भी सेम, दोनों का अपना अपना मिलिट्री अलायंस था। ये वार्सा, एक तो ईस्टर्न यूरोप से संबंधित था और ये नाटो का विरोध करता था। ये किसको, वार्सा पैक्ट को काउंटर करने की कोशिश करता था, और जो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म के तहत आपका लाया गया था उसका विरोध करता था, कम्युनिज्म का, नाटो इसका, वार्सा पैक्ट का। तो आप और देख लेते हैं कुछ। इसके अलावा यूएस ने क्या किया, अपना सीटो और सेंटो बनाया, जिसका कोल्ड वॉर के समय सीटो जो था आपका साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा जाता है, जो कि साउथ एशिया ईस्ट एशिया में था आपका, 1954 में बनाया गया था आपका। फिर पाकिस्तान इन दोनों का आपका मेंबर था, सीटो और सेंटो का, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी था। तो ये भी आपका साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म को रोकने के लिए आपका बनाया गया था, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है आपका, मनीला हो गया, इन्होंने फिलीपींस हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस, ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये सारे इसके मेंबर थे। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, यानी जो अफ्रीकन मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है मध्य एशिया, वहां पे जैसे पाकिस्तान हो गए, टर्की हो गया आपका, फिर ईरान, इराक हो गया, इनको वो करने के लिए किया गया था, और बोला था कि हम इनको क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, किसके तहत, नाटो के तहत। काफी इंपॉर्टेंट ये सीटो और सेंटो नाम से संगठन था। तो पाकिस्तान ने इन दोनों को आपका ज्वाइन किया था 1954-55 में, ये आपके बने थे। तो 1956 में आपका एक क्राइसिस आता है जिसको कहा जाता है आपका स्वेज क्राइसिस। काफी इंपॉर्टेंट था स्वेज। आपको पता होगा कि मिस्र के एक राष्ट्रपति थे, अब्दुल नासिर उनका नाम था, जो कि गुटनिरपेक्ष में भी आपके जुड़े हुए थे। उनके द्वारा क्या किया गया, आपका राष्ट्रीयकरण किया गया, किसका, स्वेज नहर का। इससे पहले स्वेज नहर पर किसका ज्यादा दबदबा रहता था, वो था ब्रिटेन और फ्रांस का, सबसे ज्यादा ब्रिटेन का रहता था। अब उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, आपका स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करेंगे, जिससे कि हम भी उसका यूज कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा 1948 में अरब इजराइल वॉर बिगेन हो जाता है, जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू होता है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका गाजा में आपकी, तो यहाँ पे पैलेस्टीन को लेकर भी गाजा में जो इजराइल है अटैक कर लेता है, जो आपका सीरिया का जो पार्ट था गाजा, उसे ले लेता है। इसके अलावा किससे, इजिप्ट से उसका सिनाई पेनिसुला ले लेता है। और जो 6 डे वॉर चलता है इनके बीच बाद में 1967 में, तो सारे जो अरब कंट्रीज है उनको क्या करता है, इजराइल हरा लेता है। तो इजराइल की जो मिलिट्री फोर्स है काफी आपकी ताकतवर है। वहां पे हर नागरिक के लिए क्या होती है, मिलिट्री जो ट्रेनिंग होती है वो कंपलसरी होती है हर सिटीजन के लिए। तो इसलिए उसकी मिलिट्री जो फोर्स है काफी, मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री में गिनी जाती है। इसके अलावा एक प्रोटेस्ट आता है जो कि 1956 में हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पोंजन प्रोटेस्ट कहा जाता है। तो ये भी पोलैंड में हुआ था। सोवियत, यानी जो पोलैंड था वो सोवियत कंट्रोल में आपका था, ईस्टर्न यूरोप का। तो यहाँ पे भी ये किसको लेके था, कि हथियार खरीदने को लेके। जो पोलैंड था वो आपका किससे, ऐसी कुछ था यहाँ पे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कब हुआ था। पोंजन कहा जाता है। मेरा प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक नहीं है, आप इसको जो भी पढ़ सकते हैं। फिर स्वेज कैनाल को लेकर, तो स्वेज कैनाल पे जो इसका सिनाई पेनिसुला है, किसका, आपका इजिप्ट का, इस पे इजराइल कब्जा कर लेता है 1967 के अराउंड। तो काफी इंपॉर्टेंट है स्वेज। जो मिस्र के राष्ट्रपति होते हैं वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे, जहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस का जो सबसे ज्यादा कंट्रोल होता था, किसपे, स्वेज नहर पे, सामान को इधर उधर भेजने के लिए। तो इस कारण से काफी चर्चा में रहा। इसको भी आपका इसमें गिना जाता है कोल्ड वॉर के दौरान इम्पोर्टेंट इवेंट। फिर ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे ये स्वेज नहर है आपका। तो यहाँ पे ये
मतलब इस पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ब्रिटेन अपनी ओर से अपने ट्रूप्स भेजता है, फ्रांस अपनी ओर से, इसके अलावा इसराइल, तो सब इसको कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मिस्र ने जब इसका राष्ट्रीयकरण किया तो यहाँ पे इसराइल क्या करता है, मिस्र से उसका सिनाई पेनिनसुला छीन लेता है। इसके अलावा सीरिया से उसका जो गाजा है, जहाँ पे अभी डोनाल्ड ट्रंप शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको छीन लेता है। वेस्ट बैंक हो गया, सब कुछ अपने कब्जे में कर लेता है 1967 में 6 डे वॉर। फिर आपका 1973 में आपका योम किप्पुर वॉर चलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहाँ पे एक पोर्ट था, इसका नाम था पोर्ट सईद। तो फोर्ट सईद भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये कोल्ड वॉर के दौरान इंपॉर्टेंट इवेंट है। एक एक करके हम इनके बारे में काफी अच्छे से आपका पढ़ेंगे आगे। तो नाटो में अभी कितने देश है? अभी नाटो में आपके 30 देश है। जब बना था कितना देश थे? 12 देश थे उस समय। तो बहुत सारे, यूक्रेन है इसका मेंबर बनना चाहता था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध के चलते ये यूक्रेन जो है इसका सदस्य नहीं बन पाता है। तो जब बना था तब 12 मेंबर थे। तो काफी इंपॉर्टेंट एक संगठन है नाटो, मिलिट्री अलायंस है। यूएस जो यूरोपियन कंट्रीज है उसके अलायंस है उनका। तो कभी पढ़ेंगे डिटेल में हर एक के बारे में। इसके अलावा नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज होती है जो कि ना तो दोनों ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी। ओके, तो एक दोनों के मध्य जो है संतुलन का मार्ग अपनाना चाहती थी। भारत से कौन थे आपके? इजिप्ट से कौन थे? इन्हीं के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। और युगोस्लाविया से कौन से? सुकर्णो कहाँ से थे? इंडोनेशिया से। इसके अलावा गाना के प्रेसिडेंट भी थे यहाँ पे, तो उनकी फोटो यहाँ पे नहीं है। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा आपका दोनों ध्रुवों के मध्य शांति बनाने के लिए। तो अभी तक इसकी एक समिट इंडिया में हुई थी, 7th समिट 1983 में। हर 3 साल में एक बार इसकी समिट होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल रहा आपका कोल्ड वॉर में। बहुत सारे जो इंडिया जैसी कंट्री, बहुत सारे देशों ने क्या किया, इंडिया ने जैसे ही बोला कि हम किसी भी ध्रुव में शामिल नहीं होंगे, तो बहुत सारी कंट्री जो है इंडिया के रास्ते ही पे चली। बोला कि ना तो हम वेस्ट में जाएंगे आपका, ना तो ईस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा तो नाटो उपग्रह हम देख चुके हैं अभी। तो शुरू किया था हमने कोल्ड वॉर से। व्हाट इज कोल्ड वॉर? तो ये हम जान चुके हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों जो गुट थे आपके, किसके मध्य? यूएस और यूएसएसआर के मध्य एक विचारधारा का युद्ध चलता है। पॉलिटिकल, मिलिट्री, आइडियोलॉजिकल यानी विचारधारा का जो डिफरेंस होता है उसको लेके, और कोई डायरेक्ट वॉर यहाँ पे नहीं था। ऑफिशियली स्टार्ट होता है कब से? 1947 से। 1945 में थोड़ा आपसी अविश्वास आपका होने लगा था इन दो के मध्य। दोनों अपने अपने जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जैसे कि एक आपका पूंजीवादी विचारधारा, एक साम्यवादी विचारधारा, आर्म्स रेस चलती है यहाँ पे। दोनों के अपने अपने जो प्रोपोगेंडा थे उनको लेके। आयरन कर्टेन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा इसके बारे में, प्रॉक्सी वॉर को लेकर। तो ये था आपका कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके इवेंट हुए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। हर एक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, हर एक इवेंट को। आज केवल ये एक ओवरव्यू था आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।